बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला लेक्चर है जी वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। हमने इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पे पढ़ा था कि कंपनी जो है जब एक दफ़ा क्रिएट हो जाती है तो इसकी एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस से मुराद ये है कि अगर कंपनी एक दफ़ा बन जाए या इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसको ख़त्म करने का तरीका जो है वो लॉ में दिया गया होगा। शेयर होल्डर्स जो हैं या जो कंपनी चलाने वाले हैं सिर्फ अपनी चॉइस पे कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते। इसका जो सारा तरीक़ाकार है वो कंपनीज़ एक्ट 2017 में लिखा हुआ है। और इससे पहले जो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में एक जो मेन फ़र्क है वो समझने की चीज़ है कि वाइंडिंग अप एक का ऑर्डर उस टाइम पास होता है जब कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको जो अदालत है वो उसको सस्पेंड कर देती है, लेकिन कंपनी जो है वो अलाइव रहती है। और अलाइव रहने का मकसद ये है कि उसके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इस दौरान उसको जो है कोर्ट्स अपनी सुपरविजन में या जो लिक्विडेटर कोर्ट अपॉइंट करती है वो उन सारे एसेट्स को बेच के उन मालिकों को पहुंचाता है जो उसके हकदार होते हैं। पहली स्टेज है कि प्रोसेस स्टार्ट करना वाइंडिंग अप का। दूसरी स्टेज में वाइंडिंग अप का ऑर्डर कोर्ट पास करती है। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है जो कि मैनेजमेंट की जगह पे टेक ओवर कर लेता है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सुपरसीड हो जाते हैं और लिक्विडेटर जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया होता है वो उसको टेक ओवर करता है। और लिक्विडेटर का मेन काम ये होता है कि जो कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी असेसमेंट करने के बाद उनके एसेट्स को कंपनी के एसेट्स को बेचे और फिर वो जो जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कानून के मुताबिक उसको वो जो है वो रियलाइज़ करवा दे। अच्छा, डिसोल्यूशन उस वक्त होती है जब ये सारा प्रोसेस लिक्विडेटर कंप्लीट कर दे और हर पूरे के पूरे एसेट्स कंपनी के बिक जाएं और कोई भी चीज़ कंपनी के नाम ना रह जाए। तो उस वक्त जो है वो एक रिपोर्ट देता है कोर्ट को कि जी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और फिर एक डिसोल्यूशन का ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है कोर्ट की तरफ से। उस डिसोल्यूशन के ऑर्डर के बाद जो है वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से ख़त्म हो जाता है और ये एक प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसके तहत फिर कंपनी जो है वो मज़ीद एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लॉ में ये गुंजाइश है कि अगर सब्सिक्वेंटली पता चले कि कंपनी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो लिक्विडेटर को पता नहीं चल सकी थी और अगर कोई ऐसी कंपनी की प्रॉपर्टी अनर्थ होती है तो उसके बाद कोर्ट में फिर एप्लीकेशन दे के कंपनी को दोबारा वक्ती तौर पे ज़िंदा किया जा सकता है और फिर ताकि वो कंपनी दोबारा रिवाइव हो और फिर दोबारा वो जो प्रॉपर्टी पहले जिसका पता नहीं था उसको बेच के दोबारा जो है वो कंपनी डिज़ोल्व कर दी जाती है। अच्छा, अब ये जो वाइंडिंग अप की जो डेफिनेशन है इसको हम समझते हैं। वाइंडिंग अप विच इज़ मोर कॉमनली कॉल्ड लिक्विडेशन भी इसको कहते हैं, इज़ प्रोसीडिंग फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स। यानी कि जो प्रोसेस है वाइंडिंग अप का ये रियलाइज़ करने के लिए होता है कि एसेट्स को द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स and the distribution of the surplus if any among the shareholders so that the company may be finally dissolved। वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उस प्रोसेस के कॉन्सिक्वेंस में रियलाइजेशन ऑफ एसेट होगी, पेमेंट टू द क्रेडिटर होगी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस, यानी कि पहले हकदार तो जो हैं वो ज़ाहिर है क्रेडिटर्स होंगे जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है और उनसे अगर कोई चीज़ सरप्लस में बचेगी तो फिर नेचुरली जो मैनेजमेंट है या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो पैसे दिए जाएंगे। ये चीज़ समझने की है कि अगर वो पैसे नहीं बचेंगे तो हमें पता है लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से इवन क्रेडिटर्स को भी ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे पैसे मिल जाएं। वाइंडिंग अप में हो सकता है एसेट्स ज़्यादा हों और लायबिलिटीज़ कम हो और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एसेट्स जो हैं वो कम हो और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हों। अगर एसेट्स ज़्यादा हैं तो फिर जो सरप्लस है वो शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। ये जो है जी, हाँ जी, ये कंपनी लॉ की एक बुक है प्रोफेसर गवर की, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न कंपनी लॉ। इसमें जो वाइंडिंग अप की डेफिनेशन दी गई है वो ये कहती है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज़ द प्रोसेस whereby its life
is ended and its property administered for the benefit of its creditors and members. सो यानी कि लाइफ कंपनी की ख़त्म हो जाती है और इन द मीन टाइम प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर की जाती है ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। और अगेन बात याद रखने वाली है कि क्रेडिटर्स से कोई चीज़ बचेगी तो वो मेंबर्स को जो है वो सरप्लस मिलेगा। एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड ए लिक्विडेटर इज़ अपॉइंटेड एंड ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इसमें देखें, इसमें लॉजिक भी यही है कि लिक्विडेटर जो है वो इट हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, क्योंकि जो मैनेजमेंट ऑलरेडी जो चला रही थी वो नेचुरली फेल हुई है। तो इस जगह पे जो है वो मामलात आए हैं कि कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ रहा है या कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। सो लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का मकसद ये होता है कि वो कंपनी के सारे एसेट्स का कंट्रोल ले लेता है और उनकी कलेक्शन करता है एसेट्स की, देन पेज इट्स डेट्स एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट्स एनी सरप्लस अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स। Thus the winding up is the last stage in the life of a company. It means proceeding by which a company is dissolved. ये जिस तरह मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया है कि ये कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप जब शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब कंपनी अल्टीमेटली जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगी जब उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज़ के मुताबिक सारे उसके शेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। वाइंडिंग अप should not be taken as if it is dissolution of a company. The winding up of a company precedes its dissolution. Prior to dissolution and after winding up, the legal entity of the company remains and it can be sued in a court of law. ये मैंने जिस तरह आपसे पहले एक्सप्लेन किया है कि वाइंडिंग अप के प्रोसेस स्टार्ट होने से कंपनी डिज़ोल्व नहीं होती और उस दौरान अगर कोई और प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग हैं वाइंडिंग अप के प्रोसेस के बाद तो वो कंपनी के ख़िलाफ़ जो है उसका दावा किया जा सकता है। ऑन डिसोल्यूशन द कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट्स नेम इज़ एक्चुअली स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज बाय द रजिस्ट्रार एंड द फैक्ट इज़ पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ट। ये भी आप इम्पोर्टेंट बात है कि ऑफिशियल गज़ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोटिफाई करती है और लॉज भी सारे जो हैं जो पब्लिक नॉलेज में जिस चीज़ ने को भी लाने की का तकाजा करता है लॉ, तो उसको ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करके पब्लिक को इशू किया जाता है। सो क्योंकि कंपनी एक पब्लिक डोमेन में एक काम करती है और उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक होते हैं और डिस्क्लोजर या ट्रांसपेरेंसी की ये लॉज में रिक्वायरमेंट्स हैं, लिहाजा ना सिर्फ के रजिस्ट्रार उसको कंपनी को ख़त्म करता है बल्कि उस फैक्ट को पब्लिकली पब्लिश भी किया जाता है सो दैट हर किसी को पता चल जाए कि ये कंपनी जो है अब वाइंड अप हो गई है। अच्छा, इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम जी कंपनीज एक्ट को खोल लेते हैं। जो रेलिवेंट पार्ट है उसमें सेक्शन 293 से स्टार्ट होता है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। मोड में क्या तीन मोड्स हैं जी। दी वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी में भी आइदर बाय दी कोर्ट। पहला प्रोसेस है कंपनी को वाइंड अप करने का बाय द कोर्ट, दूसरा है वॉलंटरी और तीसरा है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, इन तीनों में जो मेन फ़र्क समझने वाली चीज़ है वो ये है कि बाय द कोर्ट का मतलब तो ये है कि किसी ना किसी पार्टी ने खुद अप्रोच किया है कोर्ट को और इस मकसद के लिए अप्रोच किया है कि जी कंपनी को अब मज़ीद नहीं चलना चाहिए और कंपनी जो है वो अगर मज़ीद चलेगी या ऑलरेडी बहुत नुकसान में है। इसकी जो ग्राउंड्स ऑफ फाइंडिंग अप हैं वो भी हम इसके बाद देखते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे कोर्ट में जाया जा सकता है। दूसरा, नाम से ही जैसे पता चल रहा है वॉलंटरी। वॉलंटरी से मुराद ये है कि शेयर होल्डर्स खुद बाय चॉइस ये डिसाइड कर रहे हैं कि जी अब हमने कंपनी को मज़ीद नहीं चलाना। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली वॉलंटरी वाइंडिंग अप के पर्सपेक्टिव में हमेशा है कि ये कोई भी कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक उसके एसेट्स ज़्यादा हों और लायबिलिटीज़ कम हों। यानी कि अगर किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप देखें और उसमें आपको नज़र आ जाए कि इसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं, तो ये वाली ऑप्शन उस कंपनी के पास ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉ में
वो ये है कि शेयर होल्डर्स एक डिक्लेरेशन देंगे, एफिडेविट देंगे एससीसीपी को कि भाई हमारी कंपनी वॉलंटरली हम बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमारे एसेट्स ज़्यादा हैं और हमारी लायबिलिटीज़ कम है। क्योंकि दूसरी तरीका जो है वो अदरवाइज़ जो है वो कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जो देखें, अगर एसेट्स कम हैं तो चांस है कि किसी क्रेडिटर को उसका हिस्सा मिले या ना मिले, क्योंकि लॉ ने बता दिया कि किस क्रेडिटर्स को उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर तो कंपनी के पास एसेट्स ही बहुत ज़्यादा हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि किसी भी क्रेडिटर के राइट्स जो हैं वो प्रेजुडिस हो सके। लेकिन अगर एसेट्स कम हैं और यानी कि 100 रुपया देना है और एसेट्स जो हैं 70 रुपये के हैं, सो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी को 30 रुपये नहीं मिलेंगे। और सो उसकी जो डिटर्मिनेशन करने के लिए ज़रूरी है कि कोर्ट को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, तीसरा तरीका है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। ये तरीका भी जो है ये अभी हम देखेंगे कि इसमें ये है कि कोई भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑल्दो कि उनके पास चॉइस तो है कि वो वॉलंटरी भी वाइंडिंग अप कंपनी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी ये चाहते हैं कि हम जो सारे क्रेडिटर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो है वो अदालत में जाके अपनी कंपनी को वाइंड अप करवा दें। अच्छा, इसके बाद जो ग्राउंड्स हैं हमारी इस सारे वाइंडिंग अप की, वो होती हैं स्टार्ट सेक्शन 301 से। जी, ये आ गया 301, सर्कमस्टांसेस इन विच ए कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। सो नंबर 1 जो हमारा है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, उसमें जो है सबसे पहले जो ग्राउंड है वो है जी, इफ़ द कंपनी हैज़ बाय स्पेशल रेजोल्यूशन resolved that the company be wound up by the court। सो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन से हमें पता है कि शेयर होल्डर्स की जो 3/4 मेजोरिटी है वो एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमारी कंपनी जो है वो उसको वाइंड अप कर दिया जाए और उसकी वो पिटीशन कर दे हाई कोर्ट में। इसमें ये याद रखने की चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो। क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन पास की गई है इसमें कहा जाएगा कि ये हमारी जो है वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर होगी तो वो एससीसीपी में जाएगी और उसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। सो जहाँ पे भी कोर्ट इन्वॉल्व है आपने समझ जाना है कि ये जो कंपनी के एसेट्स जो हैं वो कम हैं और इसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरा है इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन डिलीवरिंग the statutory report to the registrar or in holding the statutory meeting। हमने statutory meetings पढ़ा हुआ है सेक्शन 130 से 131 132। वो पब्लिक कंपनी ने जो है वो ज़रूरी मीटिंग करनी होती है एक अपनी लाइफ में। सो अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है कि वो जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं पेश करती रजिस्ट्रार को, तो कोई भी जो शेयर होल्डर है वो जाके कोर्ट में पिटीशन कर सकता है फॉर दी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जी, सी है इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन होल्डिंग एनी 2 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग्स। सो इससे एक चीज़ का ये भी पता चला कि एनुअल जनरल मीटिंग्स को होल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर 2 साल कंसेक्टिवली कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करती तो उसकी पिटीशन की जा सकती है उस कंपनी के ख़िलाफ़ फॉर वाइंडिंग अप। देन है जी डी, इफ़ द कंपनी हैज़ मेड ए डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स। पहले सी में तो ये था कि उन्होंने मीटिंग्स नहीं की, अब अगर मीटिंग्स तो की हैं लेकिन जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो एनुअल रिटर्न्स हैं रिगार्डिंग देयर डिटेल ऑफ शेयर होल्डिंग और देयर डायरेक्टर्स और देयर ऑडिटर्स, यानी कि पूरा जो डिस्क्लोजर देना है पब्लिक को, अगर वो 2 साल तक कंसेक्टिवली नहीं देते तो फिर भी हाई कोर्ट में पिटीशन की जा सकती है उस कंपनी के ख़िलाफ़ कि इस कंपनी को बंद किया जाए। देन ई है जी, इफ़ द number of members is reduced in the case of public company below 3 and in the case of a private company below 2। ये हम पढ़ चुके हैं कि मिनिमम नंबर जो हैं वो किसी भी कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 है, लिस्टेड कंपनी के लिए जो है वो 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, बल्कि पब्लिक कंपनी के लिए सिर्फ 3 है।
सो 3 से अगर कम हो और प्राइवेट में अगर 2 से कम हो तो उस कंपनी के खिलाफ जो है वो वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल की जा सकती है। देन एफ है जी, इफ़ द कंपनी इज़ अनएबल टू पे इट्स डेट्स। ये इससे मुराद ये हुआ कि कोई भी क्रेडिटर अगर कंपनी को नोटिस भेजता है और कहता है कि जी ये मेरे पैसे आपकी तरफ ड्यू हैं, और अगर वो पैसे नहीं पे करते तो वो कोर्ट में पिटीशन कर सकता है, जाके कह सकता है कि ये कंपनी जो है इट इज़ अनएबल टू पे इट्स डेट, और इसको जो है वो बंद किया जाए। देन जी है जी, इफ़ द कंपनी इज़ नंबर 1 conceived or brought forth for or is or has been carrying on unlawful or fraudulent activities, यानी कि कंपनी को बनाया गया है किसी इलीगल काम करने के लिए या आवाम के साथ फ्रॉड करने के लिए। सो अगर इस तरह का किसी का ऑब्जेक्ट होता है या कोई कंपनी इस तरह का काम करती है, तब भी जो है वो उसके खिलाफ एक पिटीशन हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसी का सब सेक्शन का अगला नंबर 2 है, कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, कि कोई कंपनी ऐसा काम करती है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। ये आपने एज ए लॉयर एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि हर इंसान कोई भी लॉफुल प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकता है और लीगल कारोबार कर सकता है, और क्राइटेरिया ये है किसी भी कारोबार को इलीगल डिक्लेयर करने का कि इसको लॉ ही डिक्लेयर कर सकता है कि ये कारोबार इलीगल है। सो कोई ऐसा कारोबार अगर किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि इलीगल नहीं है, तो कोई इखलाकी जवाज़ के तौर पे ये नहीं कह सकता कि ये कारोबार इलीगल है। इट हैज़ टू बी रिटन इन द लॉ। और आगे है जी, और रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। फिर है जी नंबर 3 पे, कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन ए मैनर अप्रेसिव टू द माइनॉरिटी मेंबर्स और पर्सन्स कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। ये हम सेक्शन 286 की पूरी पिटीशन पढ़ चुके हैं। उसमें क्योंकि आपको याद होगा कि उसमें भी कोर्ट को चॉइस दी जाती है कंपनी को बंद करने की, और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एक ग्राउंड इसलिए लिखी गई है कि अगर मेन प्रेयर ही जो है वो माइनॉरिटी चाहती है कि इस कंपनी को बंद किया जाए, तो इस सब सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए अदालत से पिटीशन जो है वो की जा सकती है कि जो कंपनी है इसका कंडक्ट जो है इट इज़ अप्रेसिव टू दी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और अगर अदालत में ये चीज़ साबित हो जाए तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी वाइंड अप करने का भी पास कर सकती है। देन है जी, कंपनीज रन एंड मैनेज बाय पर्सन्स who fail to maintain proper and true accounts or commit fraud, misfeasance or malfeasance in relation to the company। यानी कि पहले ऊपर तो हमने देखा था कि उन्होंने अकाउंट्स दिए ही नहीं थे एससीसीपी को फॉर 2 consecutive years। ये ग्राउंड ये है कि अगर वो अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें जालसाजी करते हैं या फ्रॉड करते हैं, तो इस ग्राउंड पे भी पिटीशन फॉर फाइंडिंग अप की जा सकती है। Then है जी, managed by persons who refuse to act according to the requirement of the memorandum or articles or the provisions of this act, or fail to carry out the direction or decisions of the commission or the registrar given in the exercise of powers under this act। सो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक कंपनी को ना चलाना या रजिस्ट्रार की कोई डायरेक्शंस को ना मानना, ये भी एक ग्राउंड हो सकती है टू पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। देन जी एच ग्राउंड है कि इफ़ बीइंग ए लिस्टेड कंपनी इट सीजेस टू बी सच कंपनी। लिस्टेड कंपनी से मुराद ये है कि लिस्टेड कंपनी बनने के लिए जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस और उनके लॉज हैं, उन सारे लॉज की रिक्वायरमेंट पूरी करके ही एक कंपनी जो है पब्लिक कंपनी वो लिस्टेड कंपनी बनती है और उसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। सो उस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को अगर वो पूरा ना करे और सब्सिक्वेंटली जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका लाइसेंस रिवोक कर ले एंड इट सीजेस टू बी सच कंपनी, तो फिर भी हाई कोर्ट में जाके, यानी कि देखें कि लिस्टेड कंपनी का अगर लाइसेंस ख़त्म होता है तो वो कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे
हाई कोर्ट में ही पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। देन आई है जी, इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। ये इंटरेस्टिंग ग्राउंड है इस वजह से कि जस्ट एंड इक्विटेबल क्या है और क्या नहीं है, ये बड़ी एक सब्जेक्टिव चीज़ है और एक डिस्क्रिशनरी मामला है। सो इसमें लॉयर्स के लिए और बाकी पार्टियों के लिए बड़ी गुंजाइश होती है कि वो अदालत में ये चीज़ साबित कर सकें कि कंपनी का अब चलना मुहाल है और फॉर सो एंड सो रीज़न इट इज़ नॉट जस्ट एंड इक्विटेबल कि अब कंपनी को चलाया जा सके। सो ये वाली जो ग्राउंड्स हैं ये लॉज में हाई कोर्ट्स की डिफरेंट जो डिसीजंस हैं उसमें बताई गई हैं और उनको सामने रखते हुए ही ये केस इस सेक्शन के अंदर जो है वो आर्गू किया जाता है। देन जे है जी, इफ़ ए कंपनी सीजेस टू हैव ए मेंबर, यानी कि कंपनी के सारे ही मेंबर अगर जो है वो ना हो, पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं या खुदा न खास्ता किसी और वजह से दे नो मोर एग्जिस्ट, तो फिर भी जो है वो कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन की जा सकती है। देन के है जी, इफ़ द सोल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज़ द लाइसेंस्ड एक्टिविटी एंड it ceases to operate consequent upon revocation of a license granted by the commission or any other licensing authority। ये जो ग्राउंड है ये इंटरेस्टिंग इस तरह है कि कोई ऐसा काम है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि लॉ ही बताता है कि काम लॉफुल है या इलीगल है या उसको करने के लिए कहाँ से किस इदारे से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सो मिसाल के तौर पे बिजली बनाना एक लाइसेंस्ड एक्टिविटी है पाकिस्तान में। सो अगर कोई जनरेशन कंपनी है और उसको नेपरा जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है, या ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसी को ऑयल में ट्रेडिंग का लाइसेंस दिया हुआ है, तो अगर वो ऐसी एक्टिविटी कंपनी करती है और वो लाइसेंस सब्सिक्वेंटली फॉर एनी रीज़न रिवोक हो जाता है, या एसईसीपी भी आपको पता है एसईसीपी खुद भी एक लाइसेंस देती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां या गारंटी लिमिटेड कंपनियां या एनजीओस चलाने का, तो अगर इस तरह का लाइसेंस एसईसीपी खुद रिवॉक कर ले या जो है वो इदारा जिसने वो लाइसेंस दिया किसी कानून के तहत वो रिवोक कर ले, तो भी एक ग्राउंड जो है वो बन जाती है और इस पे जो है वो पिटीशन हाई कोर्ट में की जा सकती है। फिर है जी एल, इफ़ ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 42 to a company has been revoked or such a company has failed to comply with any of the provisions of section 43, or where a company licensed under section 42 is being wound up voluntarily and its liquidator has failed to complete the winding up proceedings within a period of 1 year from the date of commencement of its winding up। सो इस सब सेक्शन के अंदर 42 की और 43 की रिक्वायरमेंट अगर कोई कंपनी पूरी नहीं करती या जो उसकी वाइंडिंग अप वॉलंटरली की जा रही है और उसका जो लिक्विडेटर है वो 1 साल में प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं करता, तब भी हाई कोर्ट में पिटीशन की जा सकती है। फिर है जी एम में, इफ़ ए लिस्टेड कंपनी सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर ए होल ईयर। सो लिस्टेड कंपनी जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि उस इफ़ इट इज़ सीज टू बी ए लिस्टेड कंपनी, फिर भी उसकी जो है वो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल की जा सकती है। या फिर ये है कि वो पूरे 1 साल के लिए अगर वो कंपनी अपना जो है वो ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड करती है या अपना जो बिज़नेस जो है वो सस्पेंड करती है 1 साल के लिए, तब भी उसकी पिटीशन की जा सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन है जी, द प्रमोशन और कैरिंग ऑन एनी स्कीम और बिजनेस हाउ एवर डिस्क्राइब्ड whereby in return for a deposit or contribution, whether periodically or otherwise, of a sum of money in cash or by means of coupons, certificates, tickets or other documents, payments at a future date or date of money or grant of property right or benefit directly or indirectly, and whether with or without any other right or benefit determined by chance or lottery or any other like manner is assured or promised। यानी कि इस तरह का जो स्कीम्स हैं, इस तरह का अगर कोई कंपनी कारोबार करती है तो उसको जो है वो बंद किया जा सकता है। बी है जी, रेजिंग अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग इन रेफरल मार्केटिंग,
मल्टी लेवल मार्केटिंग, pyramid and Ponzi schemes locally और internationally directly और indirectly। ये इसकी सबसे कॉमन मिसाल जी डबल शाह वाली मिसाल है, जिस तरह कि कोई कंपनी इस तरह का कारोबार करती है कि लोगों को एड्यूस करती है कि जी आप आएँ हमारे पास पैसा लगाएं और आपके पैसे जो हैं वो रातों रात डबल हो जाएंगे। तो इन दिस केस जो है वो कंपनी जो है वो उसको वाइंडिंग अप करवाया जा सकता है जी। फिर है एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी नोटिफाइड बाय द कमीशन टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मॉरल हैजर्ड। अगेन ये एससीसीपी अगर नोटिफाई करे कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कंपनियों को नहीं करनी चाहिए, तो फिर ही शैल और एंड में लिखा हुआ शैल बी डीम टू बी एन अनलॉफुल एक्टिविटी। सो ये सारी एक्सप्लेनेशंस हैं उन मामलात की जो कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकती है, और जिसका मैंने बताया आपको कि हमेशा लॉ ही डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सा एक्टिविटी जो है वो इलीगल है। सो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 301 और ये सारे सब सेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कंपनी ये वाले मामलात करेगी तो उसको के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में पिटीशन की जा सकती है। देन है जी एक्सप्लेनेशन 2 में है माइनॉरिटी मेंबर्स मींस मेंबर्स टुगेदर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये यहाँ पे एक तरह से रेपिटेशन में एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 286 के सारे वाले लेक्चर में हमने ये जो है वो सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस तरह जो वाइंडिंग अप की ग्राउंड्स हैं वो हमारी कंप्लीट होती हैं, और इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि जब भी कोर्ट में पिटीशन जाएगी तो ये जितने भी सेक्शंस हमने ऊपर पढ़े हैं या जो ग्राउंड्स पढ़ी हैं इनको साबित किया जाएगा अदालत में क्लेम करने वाली पार्टी की तरफ से, और कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि यस ये ग्राउंड जो आप लेके आए हैं ये ग्राउंड मीट करती है किसी एक ग्राउंड पे या इनमें से 4 ग्राउंड्स पे। यानी कि देखें कोर्ट ये सारी अगर आप देखें तो जितनी भी ये ग्राउंड्स हैं उनके बाद जो है और का वर्ड हर जगह पे लिखा है, और इसका मतलब ये है कि सारी ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड भी अगर साबित हो जाएगी तो कोर्ट उसको कंपनी को बंद करने का या वाइंड अप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। और वाइंडिंग अप मैंने आपको बताया है कि प्रोसेस है, कंपनी बंद नहीं हो जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, सीज टू एग्जिस्ट नहीं होती, बल्कि वाइंडिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसेट्स रियलाइज़ करता है लिक्विडेटर जो कि कोर्ट अपॉइंट करती है, और वो कोर्ट का ऑफिसर होता है। कोर्ट का मुलाजिम तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उसमें वर्ड यूज़ हुआ है, और वो रेमुनरेशन कोर्ट जो है उसकी डिटरमिन करती है या एससीसीपी को डायरेक्शन देती है कि लिक्विडेटर को वो सैलरी दे, या जो है वो कंपनी के अकाउंट से भी जो है वो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन लिक्विडेटर जो है इन ऑल केसेस हैज़ टू बी एन इम्पार्शल पर्सन जो कस्टोडियन के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करता है, और जब सारे एसेट्स वो बेच लेता है कंपनी के और सारे ही क्लेमेंट से क्लेम रिसीव कर लेता है, तो उस अकाउंट्स के मुताबिक जो है वो जिसका जो लॉ में हक बनता है उन सबको कोर्ट से इजाज़त लेके पैसे दे देता है। और जब कोई भी कंपनी का एसेट बाकी नहीं रहता तो वो एक रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करता है, और जिसकी बेसिस पे जो है वो कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर देती है।